वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने आखिरी सच वेब सीरीज का बाकी एपिसोड लेकर आया हूँ। लास्ट वीक मैंने इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखिए। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये वीकली वेब सीरीज है। लास्ट वीक 2 एपिसोड्स रिलीज हुए और दिस वीक सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ और शायद अगले हफ्ते टोटल वेब सीरीज ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि अमन बहुत जख्मी है क्योंकि लास्ट एपिसोड में जयंत और उसके दोस्त अमन के सर पर बॉटल फोड़ा। जयंत अमन से पूछने लगता है, आखिरकार कौन हो बे तुम और अंशिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अंशिका मेरी पत्नी है। इस तरह से कहते हुए बचपन की शादी की फोटो दिखाने लगता है। अमन से कहने लगता है कि बचपन में ही हम दोनों की शादी हो गई थी। शहर जाकर अंशिका की फैमिली ने ये शादी तोड़ दी। मैं बस अंशिका को फोन करके उसको समझा रहा था कि हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो दूसरे बंदे से शादी ना करे। ये सब कुछ तो ठीक है, आखिरकार कौन हो तुम? सो अमन जयंत को अखबार में की एक न्यूज दिखाने लगता है जिसमें वही फैमिली की खबर होती है। मतलब अंशिका की सारी फैमिली मर गई। ये खबर पढ़ने के बाद खुद जयंत शॉक में रह जाता है और बहुत फूट फूट के रोने लगता है। अब अमन को पता चल जाता है कि इस कांड में जयंत का हाथ नहीं। वो दोबारा दिल्ली लौट जाता है। दूसरी तरफ आन्या और उसकी टीम ने कुछ बंदों को पकड़ा था ना, तो इनके पास से काफी सारा ड्रग्स का माल मिलता है। ये लोग कहने लगते हैं कि महिपाल मरने के बावजूद भी ये लोग ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। उसके बाद अन्या इन लोगों को आदेश की फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि इसकी सारी की सारी फैमिली मर चुकी है, इसका और तुम्हारी गैंग से क्या लेना देना है? क्यों मारा तुम लोगों ने इस फैमिली को? वो लोग कहने लगते हैं, अरे मैडम, इस बंदे ने महिपाल से 20 लाख रुपए उधार पर लिया था, बाद में इसने चुका भी दिया और वैसे भी 1 साल से हमने इसको देखा नहीं। महिपाल मरने के बाद हम लोग अंडरग्राउंड हो गए पुजारा के डर से। हम में से कोई एक बंदा सिर्फ खाना लेने के लिए ही बाहर जाता है। खास के बाद जब अन्या वापस अपने घर आती है तो इसको एक अजीब का ख्वाब नजर आने लगता है। इसके ख्वाब में शायद अन्या और उसकी फ्रेंड बहुत हंसी खुशी के साथ खेल रहे होते हैं। ये ख्वाब देखकर अन्या फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है घबराते हुए। दूसरे दिन अन्या और उसका टीममेट राघव अपने सुपीरियर के पास जाकर इसी केस के डिटेल्स बताने लगते हैं कि सर, उस फैमिली के मरने के पीछे महिपाल की गैंग का हाथ नहीं है। हमने चारों तरफ से इंक्वायरी कर ली। सुपीरियर पूछने लगता है, चलो मान लो सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उस बुढ़िया का क्या? क्राइम सीन तो यही बताता है ना कि वो सब कुछ मर्डर्स है। अन्या कहने लगती है कि सर, इस केस को दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना होगा, कुछ ना कुछ जरूर मिस कर रहे हैं हम लोग। तभी एक पुलिस वाला अन्या को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैडम, हम लोगों ने सारे लोगों के सीडीआर निकाल लिया। 2 दिन पहले आधी रात को भुवन ने एक कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था। अन्या कहने लगती है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को उसी घर के पास ले आओ, हम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस तरह से अन्या, उसकी टीम और वो कॉन्ट्रैक्टर उस घर पहुँच जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर अन्या से कहने लगता है कि मैडम, हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया और उस रात तो भुवन ने मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि कुछ पाइप्स लूज थे। भुवन को सांस लेने में कुछ दिक्कत थी ना, वो फिक्स करने के लिए मुझे बुलाया था। इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर अन्या को वो पाइप्स दिखाने लगता है जो कमरे के बाहर लगे थे। भुवन चाहता है कि यहाँ पर खिड़की ना लगाए, बस हवा आने जाने के लिए थोड़े पाइप्स लगाए। इन पाइप्स को देखकर अन्या पूछने लगती है, इनमें से कुछ पाइप्स टेढ़े क्यों है और कुछ पाइप्स स्ट्राइट क्यों है? कॉन्ट्रैक्टर कहने लगता है, मैडम, इसका तो मुझे नहीं पता, बस भुवन ने पाइप्स देकर लगाने के लिए कहा, हम लोगों ने लगा दिया। तभी अन्या ये नोटिस करती है कि 7 पाइप टेढ़े हैं और 4 पाइप सीधे हैं, जिसका मतलब 7 फीमेल्स 4 मेल्स, टोटल 11। अन्या और राघव दोबारा घर की इंस्पेक्शन करते हैं तो एक और शॉकिंग न्यूज ये बात पता चलती है कि इस घर में टोटल 11 दरवाजे हैं, 11 खिड़कियां हैं और डॉग का जो केज है उसके अंदर भी 11 ग्रिल्स है। तभी इस घर के बाहर अमन आता है तो घर के बाहर मीडिया वाले अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं। इस घर को देखकर अमन अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है। शादी होने से कुछ दिनों पहले अमन और इसकी मंगेतर अंशिका एक घर को सेलेक्ट किया था जो बहुत ही पीसफुल था। यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक बातें होने लगती है। यही चीज को याद करके अमन थोड़ा फील होने लगता है। खैर, उसके बाद अमन हल्के से एक दुकान वाले के पास जाकर यही बात करने लगता है कि ये मीडिया वाले भी ना अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं, क्या आपने भी अपना इंटरव्यू दिया? दुकान वाला बंदा कहने लगता है, क्या आपने न्यूज नहीं देखा? पहले मैं ही तो अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन मीडिया वाले जो सवाल पूछना था वो नहीं पूछा। अमन पूछने लगता है, आपका मतलब क्या है? दुकान वाला बंदा कहने लगता है, 11 साल से एक भी मोहल्ले वाले बंदे ने उस घर के अंदर नहीं गए और उस फैमिली वालों से किसी की भी उतनी दोस्ती नहीं थी। आप किसी से भी पूछ लो, उस फैमिली वालों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, ना ही उन्होंने कभी अपने घर पर दावत पर बुलाया। दूसरी तरफ अन्या और राघव के इन्वेस्टिगेशन में एक और बात पता चलती है कि इनका गली नंबर प्लॉट नंबर भी 11 ही है, मतलब 11/11।
और एक और बात यह है कि जवाहर मतलब भुवन का फादर जो मरा था ना, उसको मरे हुए भी 11 साल बीत चुके हैं। इस फैमिली के रिलेटेड सारे के सारे 11 ही होते हैं। तभी अन्या अमन को कॉल करके शादी का डेट पूछने लगती है कि तुम दोनों की शादी कब होने वाली थी। अमन कहने लगता है कि डेट तो फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों का कहना था कि नवंबर में हो सकती थी। नवंबर मतलब 11th मंथ। बाद में अन्या राघव से कहने लगती है कि इस केस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक 11 नंबर का पजल सॉल्व करना होगा। शायद किसी ने इस फैमिली को बताया होगा कि 11 नंबर इनका लकी नंबर है, इसलिए शायद इन लोगों ने अपने घर में सारे के सारे 11 रखा होगा। जवाहर मरने के 11 साल बाद ये सारे लोग भी मर गए। सो राघव अन्या को कुछ एग्जाम्पल्स देने लगता है कि यूएसए में एक दिन ऐसा ही कुछ अंधविश्वास हुआ था। 40 लोगों ने जहरीला एप्पल खाकर अपनी जान ले ली। उस वक्त एक कॉमेट धरती की तरफ आ रहा था। वो लोग समझने लगे कि वो एक यूएफओ है और इन लोगों को हेवन में ले जाएगा। सिर्फ यूएसए में नहीं, हमारे इंडिया पंजाब में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। एक बाबाजी ने सारे फैमिली को अपने वश में कर उनको बेहोशी की दवा देकर उनका गला काट दिया और ये खुद मर गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ के गांव वालों ने उस बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वहाँ के सारे लोग उस बाबा को मानते थे। शायद इस फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हो, इनके पीछे कोई बाबा वाबा हो। इस तरह से ये दोनों डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद जब अन्या वापस अपने घर आती है तो हम ये देखते हैं कि अन्या के घर में इसका पति है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू शारू पी रहा होता है। एक्चुअली अन्या का पति एक डायरेक्टर होता है। अन्या अपने पति को खोपचे में बुलाकर इसको डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मेरे घर में कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी, फटाफट से अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकलो। मतलब वाइफ एंड हस्बैंड में कुछ जमती नहीं होती। उसके बाद जब अन्या सो जाती है दोबारा इसको एक और खौफ नजर आने लगता है। शायद अन्या का बचपन में नाम था गुड्डी और गुड्डी की बेस्ट फ्रेंड थी ईशा। एक दिन ईशा ने बहुत ही मायूसी के साथ गुड्डी से कहा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हर बार रोना आ रहा है, कुछ करने को मन ही नहीं करता। गुड्डी कहने लगती है इसीलिए मैं कहती हूँ चलो हम दोनों मूवी देखने के लिए चलते हैं। देखो मेरे पास 50 रुपए है, अब तुम ही डिसाइड कर दो इन 50 रुपए से मूवी देखनी है या तो फिर कुल्फी खानी है। इस तरह से 50 रुपए इसके हाथ में रखती है, लेकिन ईशा उस 50 रुपए को फाड़ कर खाने लगती है और गुड्डी से झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। ये ख्वाब देखने के बाद अन्या फटाक से दोबारा अपनी नींद से जाग जाती है घबराते हुए। दूसरे दिन अन्या और उसकी टीम एंगेजमेंट के वीडियोस फोटोग्राफ्स देखने लगते हैं। एक्चुअली अन्या इस वीडियो में किसी बाबा स्वामी जी को ढूंढती रहती है कि शायद इसके पीछे कोई बाबा का हाथ हो। तो फाइनली उस वीडियो में अन्या को एक बाबा नजर आता है। एक कांस्टेबल अन्या से कहने लगता है अरे मैडम ये तो चमत्कारी बाबा है, एक बार इनके आश्रम गया था। अन्या पूछने लगती है दोबारा क्यों नहीं गए। कांस्टेबल कहने लगता है अरे मैडम ये बाबा कब कौन सी स्थिति में होते हैं किसी को नहीं पता, कभी कबूतर बन जाते हैं, कभी बकरी बन जाते हैं, कभी गाय बन जाते हैं, मतलब ऐसा लोगों का कहना है। अन्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है चलो इस चमत्कारी बाबा के आश्रम। तभी दूसरा कांस्टेबल ये खबर मीडिया वालों को लीक कर देता है। जब अन्या और उसकी टीम उस बाबा के आश्रम जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक न्यूज सामने आने लगती है। क्या सच में उस फैमिली के पीछे किसी बाबा का हाथ है? पुलिस उस बाबा को गिरफ्तार करने के लिए उसके आश्रम जा रही है। क्या होगा आगे देखते रहिए। ये खबर देखने के बाद अन्या तो शौक में रह जाती है कि अभी अभी हम रास्ते में है और ये बात मीडिया वालों को किसने लीक कर दी। खैर जो भी हो अन्या की टीम उस आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा के दो आदमी अन्या से कहने लगते हैं कि बाबा तो फिलहाल आश्रम में मौजूद नहीं है, वो तो ध्यान में है, किसी को नहीं पता कि वो किस रूप में होते हैं। जब अन्या इन दोनों को डराने धमकाने लगती है तो बाद में ये दोनों अन्या और उसकी टीम को एक कमरे में ले जाते हैं बाबा जी को दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो एक बकरी होती है, मैं कर चिल्लाती हुई। वो दोनों इस बकरी को नमस्कार करने लगते हैं कि बाबा जी हमें माफ कर दीजिए, आपकी तपस्या को हमने भंग किया। उसके बाद अन्या और उसकी टीम वापस आ जाते हैं और उस बाबा जी का नंबर ट्रैकिंग पर रखा होता है और उसी तरह अपने सारे टीम मेंबर्स को वार्न करने लगती है कि हम में से कोई है जो मीडिया वालों को टिप दी थी, अगर मुझे उसके बारे में पता चलेगा तो वो फौरन सस्पेंड हो जाएगा और उसी तरह आज कोई भी घर वापस नहीं जाएगा जब तक बाबा जी का पता नहीं चल जाता। सो आधी रात के बाद अन्या को उस बाबा जी के लोकेशन के बारे में पता चलता है। अन्या और उसकी टीम फटाफट से कानपुर जाने लगते हैं। कानपुर के हर एक होटल में जाकर इस बाबा की तस्वीर दिखाते हुए उन लोगों से पूछने लगते हैं। फाइनली एक होटल वाला बंदा अन्या से कहने लगता है हाँ मैडम कल रात ये बंदा आया था, आज सुबह सुबह ही चेकआउट किया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि वो बंदा एक टैक्सी लेकर कहीं पर जा रहा था। अन्या उस टैक्सी वाले को बुलाकर उस बंदे के बारे में पूछने लगती है, मतलब वही बाबा के बारे में। टैक्सी वाला कहने लगता है कि मैडम वो दो लोग थे, मैंने उन लोगों को बस स्टॉप पर छोड़ा, बीच में उन लोगों ने अपना फोन का रिचार्ज भी करवाया। अन्या उस मोबाइल शॉप जाकर उस बाबा का नया नंबर हासिल कर लेती है
उसे भी ट्रैकिंग पर लगाती है। इस तरफ दिल्ली में जब राघव अमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो इसको ये बात पता चलती है कि अमन कुछ दिनों पहले ड्रग्स का सेवन किया करता था। एक बंदा तो ये भी कहने लगता है कि 2 दिन पहले इसने अमन को ड्रग्स बेचा था। खैर दूसरी तरफ अनिया को यह बात पता चलती है कि बाबाजी का लोकेशन किसी दूसरे शहर में दिखा रहा है। सो फटाफट से ये लोग उस शहर जाकर उस होटल में बाबाजी की तलाश करने लगते हैं। फाइनली पुलिस वालों को वो बाबा हाथ लग ही जाता है जब वहाँ से भाग रहा था। उसके बाद अनिया इस बाबाजी से भुवन के फैमिली के बारे में पूछने लगती है तो ये बाबा जो हुआ वो बताने लगता है कि कुछ सालों पहले एक दिन भुवन मेरे आश्रम आया था। बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुना करता था। जब सारे लोग चले गए तो भुवन मेरे पास ही बैठा रहा, मुझसे अपनी सारी की सारी कहानी बताने लगा। दूसरी बार जब भुवन और दौलत के बीच झगड़ा हुआ था उस वक्त भुवन गुस्से में आकर दौलत की दुकान जला दी। उसके बाद दौलत की फैमिली दिल्ली से वापस अपने गांव चली गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भुवन को ऐसा लगता था कि इसके पिताजी हमेशा इसके साथ है, इसको राह दिखा रहे हैं। पिताजी मरने के बावजूद भी यह हर रोज अपने पिताजी की पूजा किया करता था, सारे लोगों को आरती दिया करता था। पहले आधे आधे वर्ष लिखा करता था, कुछ दिनों बाद पूरे वर्ष लिखने लगा। उसी वक्त भुवन की माँ भुवन को डांटने लगती है कि भुवन तुम्हारे पिताजी के हक में पूजा करना अच्छी बात है लेकिन हर रोज करना ये पागलपन है। मैं तुम्हारी सारी हरकतें देख रही हूँ। क्या दौलत की दुकान ऐसे ही जल गई थी? अब यहाँ से ये नाटक नहीं चलेगा। इस तरह से इसकी माँ डांटने लगती है। तभी भुवन अचानक से बात करने लगता है और वो भी इसकी पिताजी की आवाज में अपनी माँ से कहने लगता है कि भुवन को कुछ मत कहो, वो मेरी पूजा पाठ कर रहा है, वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। इस तरह से भुवन अपने पिताजी के वर्ड्स को दोहराने लगता है। ऐसा बोलने के बाद वो अचानक से बेहोश भी हो जाता है। इस तरह ये तीसरा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट वीक इस सीरीज का आखिरी एपिसोड्स आएंगे, तब जाके इस कहानी का असली सच बाहर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।